नमस्कार। तो भारत और पाकिस्तान के बीच घटनाक्रम पेचीदा रहा। हर लम्हे घटनाक्रम बदलता रहा, पारा तापमान ऊपर रहा। और बड़ी खबरें क्या रही आज दिन भर के घटनाक्रम के आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से हम पेश करना चाहते हैं। तो लगभग रद्द हो चुकी है बातचीत, यह कहा जा सकता है। भारत ने कह दिया है अपनी तरफ से कि ना हुर्रियत मंजूर और ना कश्मीर पर होगी बात, क्योंकि स्पष्ट है ऊफा के इस समझौते में कि बात होगी एनएसएस के बीच आतंकवाद को लेकर। अभी तक सुषमा स्वराज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान का जवाब नहीं आया है, मगर पाकिस्तान स्पष्ट कर चुका है कि वो किसी तरह के प्री कंडीशंस के तहत सामने नहीं आएगा। तो सस्पेंस अभी भी बरकरार है। अभी सिर्फ किसी चमत्कार की उम्मीद की जा सकती है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान को संदेश दे दिया गया है कि एनएसए स्तर की बातचीत में केवल और केवल आतंकवाद के मुद्दे पर बात होगी, और अगर पाकिस्तान भारत की बात नहीं मानता तो बातचीत नहीं होगी। अभी तक पाकिस्तान की ओर से इस मुद्दे पर जवाब नहीं आया है और उनके लिए डेडलाइन अब से ठीक 3 घंटे में खत्म हो रही है। अगर उनका जवाब दोनों पर ना है कि तीसरे पक्ष को हम शामिल करेंगे और आतंक से ऊपर बात करेंगे, तो क्या आप ये भी कह रही हैं कि तब ऐसी स्थिति में मत आइए? तो बातचीत नहीं होगी। साफ और स्पष्ट संदेश दिया है सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष सिंह के सवाल के जवाब में उन्होंने अपने संदेश को और साफ तौर पर समझाया। मैम, जहां तक हमारी जानकारी है, कल शाम को पाकिस्तान हाई कमीशन में एक रिसेप्शन है। परसों सुबह 9:30 बजे सैयद अली शाह गिलानी से मुलाकात है सरताज अजीज की। आपकी बात को मैं सरलता से क्या ये समझूं कि अगर ये मुलाकातें सरताज अजीज करते हैं तो टॉक्स कॉल ऑफ होंगी? उफा में ये तय हुआ कि जो बाकी बातचीत है, ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग कश्मीर, उसमें एक बाधा बनी हुई है आतंक और हिंसा। तो आइए पहले आतंक और हिंसा पे बात करके उसको खत्म कर लें, फिर आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर पे बात कर लेंगे। तो उफा से जो मीटिंग निकली है उस मीटिंग में नहीं है ना कश्मीर। उफा से जो मीटिंग निकली है उसमें निकला है एनएसएस विल टॉक ऑन ऑल इश्यूज रिलेटिंग टू टेररिज्म। वहीं तक रुके ना। और जो आपने बात कही है कि वो आ जाएंगे और बात करेंगे, वो तो जब आएंगे तो बातें तय है ना। जो आप कह रहे हैं शेड्यूल तय है, वो शेड्यूल तो तब तय है जो आज अभी मैंने कहा है। वो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं, ये कहा गया ना वहां कि हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं। तो वो जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं, मेरा 2 वाक्यों में संदेश है उनको। पहली चीज, शिमला समझौते की स्पिरिट में हुर्रियत को या किसी भी अन्य पार्टी को आप तीसरा पक्ष मत बनाइए। दूसरा, उफा की स्पिरिट का सम्मान करते हुए आप बातचीत का दायरा आतंकवाद से ज्यादा मत बढ़ाइए, और जरूर आइए, हम आपके स्वागत को तैयार हैं। अब इसका जवाब मैं इंतजार करूंगी ना। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को अपना पक्ष रखने के लिए टाइम भी निर्धारित कर दिया है। आप उनसे आश्वासन चाहते हैं, एक तो हुर्रियत को थर्ड पार्टी ना बनाएं और दूसरा ये टेररिज्म पे ही टॉक्स हों। तो क्या इसका मतलब है कि टॉक्स कल तभी परसों तभी होंगी जब तक उनका जवाब आता है कि वो आश्वासन ये दे पाएंगे कि नहीं? जी बिल्कुल, आज की रात है सिर्फ जवाब देने के लिए। मतलब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वैसे सुषमा स्वराज की माने तो जिस ऊफा बैठक में एनएसए स्तर की बातचीत का समझौता हुआ था, उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान बातचीत को पटरी से उतारने की कोशिश करने लगा था। पाकिस्तान की नीयत पर सवालिया निशान लगाते हुए सुषमा स्वराज ने बताया कि ऊफा समझौते के बाद अब तक पाकिस्तान की तरफ से 91 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ। 27 जुलाई को गुरदासपुर के दीनानगर में पुलिस स्टेशन पर आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद उधमपुर में पाकिस्तानी आतंकवादी नवेद को जिंदा पकड़ा गया। इसके अलावा भारत ने बातचीत का जो प्रस्ताव भेजा था उसका पाकिस्तान ने 22 दिन बाद जवाब दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने सुषमा स्वराज के संदेश से पहले कहा था कि उनके लिए कश्मीर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। जब से मोदी साहब आए हैं, उनकी पॉलिसी इसी किस्म की है कि वो नॉर्मलाइजेशन अगर पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं तो अपने टर्म्स पे करना चाहते हैं। और उन टर्म्स में मेरा ख्याल है सबसे अहम नुकता यही है कि जी कश्मीर पे के बारे में बात ना करें या उसको भूल जाएं या उसको डी एम्फेसाइज करें। और ये ज़ाहिर है कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि कश्मीरियों का जो हक है वो सिर्फ हम उनसे डिनाई नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको दिया और हमारे तमाम कौम की जज्बात यही हैं कि हमें उनकी भरपूर मदद करनी चाहिए। तो इसलिए मेरा ख्याल यही है कि हिंदुस्तान को बहुत जल्दी एहसास हो जाएगा कि उनका ये जो इरादा है कि अपने टर्म्स पर और कश्मीर को
फरामोश करके कोई ना कोई नॉर्मलाइजेशन पर बढ़ा जाए, वो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान कश्मीर से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ भारत आतंकवाद को छोड़कर किसी और मुद्दे पर बात के लिए तैयार नहीं है। इंतजार कीजिए रात 12 बजे तक का। पाकिस्तान को अपना जवाब देने के लिए यही वक्त दिया है सुषमा स्वराज ने। राजनीति में और ख़ास तौर पे कूटनीति में ऐसा वातावरण पैदा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे अल्टीमेटम एक दूसरे को दें, और कोशिश ये होनी चाहिए कि बातचीत हो, और हम भी ये चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन इस माहौल में हो और पूरी तरह से होमवर्क करके हो। उफा की बैठक में तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के एनएसएस के बीच आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत होगी, लेकिन आज पाकिस्तान के एनएसए ने कह दिया कि उफा में तय हुआ था कि आतंकवाद समेत तमाम मुद्दों यानी कश्मीर पर भी बात होगी। हम आपको सबूत के साथ दिखाते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से गलत बयानी कर रहा है, किस तरह से झूठ बोल रहा है। India seems reluctant to recognize the significance of the most important sentence in the UFA statement. And I quote, India and Pakistan have a collective responsibility to ensure peace and promote development. To do so, they are prepared to discuss all outstanding issues. सरताज अजीज के इस दावे की पड़ताल से पहले इन दस्तावेजों पर गौर फरमाएं। उफा समझौते के समय का जॉइंट स्टेटमेंट है ये, और इसमें वाकई वही बात लिखी हुई है जो सरताज अजीज कह रहे हैं। India seems reluctant to recognize the significance of the most important sentence in the UFA statement. And I quote, India and Pakistan have a collective responsibility to ensure peace and promote development. To do so, they are prepared to discuss all outstanding issues. अब बताते हैं आपको सरताज अजीज का सफेद झूठ। शांति और विकास के लिए सभी अनसुलझे मुद्दों पर बात करने की बात कहते हुए सरताज अजीज ने ये नहीं बताया कि ये समझौता दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बातचीत के लिए हुआ था। एनएसए स्तर की बातचीत में तो केवल और केवल आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा के लिए समझौता हुआ था। देखिए, जॉइंट स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है, A meeting in New Delhi between the two NSAs to discuss all issues connected to terrorism. मतलब उफा में तय हुआ था कि एनएसए स्तर की बातचीत में आतंकवाद से जुड़े तमाम मुद्दों पर बात होगी। आउटस्टैंडिंग इश्यूज जो है वो स्टेटमेंट के प्रियम्बल में है, और मुझे ये कहने में थोड़ा दुख हो रहा है कि सरताज अजीज ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी कहा वो पूरा सच नहीं था। पूरा सच तो ये है कि 5 जो बिंदु थे जॉइंट स्टेटमेंट में, पहला बिंदु था एनएसएस का बैठक होगा, वहां पर टेररिज्म पर चर्चा होगी। जाहिर है पाकिस्तान उफा समझौते के प्रावधानों को अपनी सुविधा से देख रहा है। वो उफा समझौते के नाम पर अलगाववादियों को बीच में ला रहा है। दूसरी तरफ भारत उसकी इस नापाक मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो उफा में बातचीत हुई थी और वहां पर जो एजेंडा तय हुआ था, भारत उसी एजेंडे पर, और हम लोगों का एजेंडा केवल एक है, यदि बात होगी तो वह आतंकवाद पर बात होगी, टॉक ऑन टेरर। तो आज पहले पाकिस्तान के एनएसए सरताज अजीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान की झूठ का बेनकाब किया। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के हर सवाल का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। I will also be carrying 3 dossiers on Raw's involvement in promoting terrorism in Pakistan. And these are the dossiers which were all sort of ready to be presented to them, Raw's involvement in Pakistan. So, if I do not get this opportunity on 24th August to present these dossiers, I hope I'll get a chance to hand them over to Mr. Doval in New York next month, if he accompanies the Prime Minister Modi for the UN General Assembly. After handing over these dossiers to Mr. Doval, I can then share them with the UN Secretary General. इतना सीरियस डॉजियर है वो कि जो भारत में आके टेबल पे देने के बजाय न्यूयॉर्क में चलते चलते देना चाहते हैं। ये डॉजियर्स अपने आप में बहुत गंभीर चीजें होती हैं,
और इनको गंभीरता से लेना चाहिए। मुझे नहीं मालूम उन्होंने कैसे ये बात कह दी। ये डॉजियर्स का आदान प्रदान रास्ते चलते राह और गलियारों में होता है क्या? अगर वो यहाँ आकर के बात करते तो नावेद की तस्वीर दी जाती ना, वो डॉजियर की बात कर रहे हैं, वो तो क्या कागज देंगे? हम तो जिंदा सबूत है हमारे पास, हम तो जिंदा आदमी खड़ा कर देंगे उनके सामने कि ये देखिए ये आपका आतंकवादी है। इसलिए वो भाग रहे हैं, बातचीत से भाग रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं बेनतीजा होगी, लेकिन हम कहते हैं कि इस साले के बाद भी वो आए, नतीजा निकलेगा। जाहिर है जी, हमारा तो क्लियर था कि ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज कह दिया तो कश्मीर शामिल है। अब इंडिया उसको इंटरप्रेट कर रहा है, चूंकि इंक्लूडिंग JNK नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि कोई पॉलिसी में तब्दीली आई है। लेकिन जैसे मैंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि इसमें कोई बात, आप मेरे ख्याल है जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनसे पूछ लें कि कौन सा सबसे आउटस्टैंडिंग इशू इंपॉर्टेंट है, एवरीबडी विल से इट इज़ कश्मीर। तो इसमें मेरा तो ख्याल है हमारी तरफ से इंडिया कोशिश कर रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट करने की और उसको मिस इंटरप्रेट करने की। ये जो मीटिंग NSA के स्तर पर होनी है, ये आतंकवाद पर ही होगी, इसमें कोई दूसरा विषय नहीं जुड़ सकता। हाँ, आतंकवाद से संबंधित सारे मुद्दे जुड़ सकते हैं, लेकिन आतंकवाद के अलावा कोई भी मुद्दा इसमें नहीं जुड़ सकता। जहां तक आज सरताज साहब कह रहे थे कि भारत भागना चाहता है आउटस्टैंडिंग इश्यू से, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहती हूं कि भारत बिल्कुल भागना नहीं चाहता, लेकिन भारत वो माहौल बनाना चाहता है जिसमें वो बातचीत हो सके। और उफा में जो हुआ मित्रों, वो रिज्यूम्ड डायलॉग को बहाल करने के लिए नहीं हुआ, कॉम्पोजिट डायलॉग को बहाल करने के लिए नहीं हुआ, बल्कि कॉम्पोजिट डायलॉग जो बाद में रिज्यूम डायलॉग के नाम से जाना जाता है, उसको शुरू करने का माहौल बने, इसके लिए हुआ। ये अंतर हम समझ लें। नए विषय आज पाकिस्तान कह रहा है, ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, उन सब पर बात होगी, लेकिन कब होगी? जब पहले आतंकवाद और हिंसा समाप्त होगी। देखिए ना, जो हमारा एजेंडा था वो ये नहीं था कि इस मीटिंग में कश्मीर पे सब्सटेंशियल नेगोशिएशन, इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। हमने कहा था मॉडलिटीज़, क्योंकि इट्स एन इम्पॉर्टेंट इशू फॉर डिस्कसिंग ऑल आउटस्टैंडिंग इशूज। जिस तरह पहले कंपोजिट डायलॉग में हुआ था, मुख्तलिफ ग्रुप बने थे मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। सिक्योरिटी ऑन कश्मीर वॉज अंडर द फॉरेन सिटी लेवल, सिर क्रीक एंड सियाचिन वॉज अंडर अदर मॉडलिटीज़। सो इस वक्त मकसद है कि आप कम से कम ये इंडिकेट करें कि मुख्तलिफ इशूज़ कैसे डिस्कस होंगे। तो हम ये अगर गए तो ये तो पूछेंगे उनसे, क्योंकि या तो आप उफा का वो जो मेजर सेंटेंस जिसको मैंने कहा दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, उसको इग्नोर कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन फराज दैट इज़ द की, बिकॉज ड्यूरेबल पीस वहीं से आती। बाकी तो इंटरिम डिसीजन थे कि फिशरमैन रिलीज़ करें, रिलीजियस टूरिज्म को बेहतर करें और LOC को बेहतर करें, लेकिन वो सेंटेंस जो है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है उसका, कि पीस एंड सिक्योरिटी आनी है, उसके लिए ज़रूरी है कि सब इश्यूज़ पे बातचीत हो। तो अगर हम मॉडलिटीज इस लेवल पे डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे? तो कॉम्पोजिट डायलॉग के इशू DG BSF DG MOs की चीज में तय नहीं हो सकते। उफा की सहमति बिल्कुल एक अलग सहमति है और दोनों चुने हुए प्रधानमंत्रियों के बीच में बनी है, देश के दो बड़े नेताओं के बीच में बनी है। मैं कहना चाहूंगी कि उन ताकतों के दबाव से मुक्त होइए जो इसको समाप्त करना चाहते हैं। हमने इतने दबाव झेल करके भी ये बातचीत होनी चाहिए, ये अपने देश के लोगों को समझाया है, राजनीतिक दलों को समझाया है, क्योंकि ये बातचीत आतंक पर होनी है, इसलिए इसको होने दीजिए। टेरर एंड टॉक्स नहीं हो सकते, पर टॉक ऑन टेरर तो डिजायरेबल है, होना चाहिए। और इसीलिए क्योंकि ये टॉक्स ऑन टेरर हैं, हमने इसको चालू रखा और हमने कहा कि ये टॉक्स होनी चाहिए। मैं आज भी कह रही हूं कि आप तीसरे पक्ष को पक्षकार मत बनाइए, बात भारत और पाकिस्तान के बीच में कीजिए। और मैं ये भी कह रही हूं कि आतंकवाद से आगे इस बातचीत का दायरा मत ले जाइए। भारत और पाकिस्तान के बीच NS स्तर की बातचीत को लेकर जारी उठापटक के बीच अदी डोभाल को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में खूब बहस हो रही है। पाकिस्तानी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अच्छा होगा कि पाकिस्तानी NSA भारत न जाएं, वरना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के सामने टिक नहीं पाएंगे। फाइनेस्ट स्पाइज इन इंडिया, जो 6 साल जो शख्स आदमी कहता है ये IB को इन्होंने हेड किया और 71 से लेके 99 तक जितनी हाईजैकिंग हुई उन सब में कहीं ना कहीं इस बंदे का रोल, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को इसने हेड किया,
5 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स आज तक गए हैं इंडिया के। 5 में से 2 पुलिस में से थे, यानी इंडियन पुलिस में से गए, एक ये और एक इनसे पहले। पाकिस्तान के चैनलों पर चलने वाली बहसों में भारत के एनएसए अजीत डोभाल और पाकिस्तान के एनएसए के बीच तुलना की जा रही है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट, राजनयिक और रक्षा विशेषज्ञ इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि डोभाल का मुकाबला पाकिस्तानी एनएसए सरताज अजीज नहीं कर सकते। आपकी टक्कर है अजीत कुमार डोभाल के साथ और उससे टकराने आप भेज रहे हैं बेचारे सरताज अजीज को। तो इस वक्त जब उनको नज़र आ रहा है कि वो एक तरफ उन्होंने फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ जो है उसको बिठाया हुआ है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, दूसरी तरफ से सरताज अजीज जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है इंटेलिजेंस का, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है सिक्योरिटी अफेयर्स का, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है जो अजीत डोभाल कर रहा है, उसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेवल टॉक्स पे बुला रही है। एक तो ये सरासर गलत है। पाकिस्तानी चैनलों पर अजीत डोभाल की उपलब्धियों को दिखाया और बताया जा रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार अपनी सरकारों को अजीत डोभाल से संभल कर नीति बनाने की सलाह तक दे रहे हैं। अजीत डोभाल कौन है, ये हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? चौधरी साहब ये कौन है, जरा वजाहत कीजिए आम पाकिस्तानी। अजीत डोभाल जी 6 साल पाकिस्तान में कोवर्ट अपॉइंटमेंट में रहा इनके सफारत खाने में। अच्छा, अब ये ऑपरेशनल आदमी है, बेसिकली सारी उम्र इंटेलिजेंस का टैक्टिकल ऑपरेटर है और ऑपरेशन लेवल पे काम करता रहा, राइज किया उसने अपनी आईबी के अंदर और अब उसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाया भारतीय मुशीर बराए कौमी सलामती। एब्सोल्युटली। अच्छा, उसकी पॉलिसी क्या है, वो सोच क्या रखता है, ये आजकल यूट्यूब पे और वीडियो पे ये सारा पैगाम चल रहा है। उसकी तकरीर है जो किसी वो थिंक टैंक के अंदर बता रहा है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को किस तरह संभालना चाहिए। वो कहता है कि पाकिस्तान के साथ वो करो जिसको डिफेंसिव ऑफेंस के तौर पर वो नाम देता है। कहता है डिफेंसिव ऑफेंस का मतलब ये है कि जहां पाकिस्तान के अंदर जाके हमले करो। पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर इस बात को लेकर चर्चा है कि अजीत डोभाल की पूरी सुरक्षा नीति पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ है, इसलिए डोभाल से पाकिस्तान सरकार को बचने की सलाह दी जा रही है। ये अजीत डोभाल की सोच है। ये जो आप देखते हैं जो ग्रुप्स को इस्तेमाल करने का, तो वो कहता है कि जिस तरह टाइकोंडो होती है ना कि आप अगले की फोर्स को इस्तेमाल करें। तो उसने कहा कि अगर आप एक पता है कि ये इतने में बिक जाएगा ग्रुप, तो मैं उससे दुगना पैसा देके उस ग्रुप से वो काम करवा लूंगा जो कि पाकिस्तान के अंदर जिनको वो ग्रुप बिलोंग। और साथ ये भी कहा एक और मुंबई करो तो बलूचिस्तान साथ तब। अब खुद इंडियंस कहते हैं कि पाकिस्तान पॉलिसी अजीत डोभाल के पास है, यानी बाकी तमाम जो पॉलिसीज इंटरनेशनल पॉलिसी उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है वो बेशक जो उनका एमईए है वो रन करता है, लेकिन पाकिस्तान पॉलिसी अजीत डोभाल रन करता है। तो ये है हमारा दुश्मन जिसको हम फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान के चैनलों पर अजीत डोभाल के पुराने भाषणों को दिखाया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि डोभाल भारत के पूर्व के एनएसए से अलग एक आक्रामक सुरक्षा सलाहकार हैं जो निर्णायक फैसले लेने में यकीन रखते हैं। दरअसल पाकिस्तानियों में अजीत डोभाल का ऐसा खौफ है कि वो ये तक कह रहे हैं कि आईएसआईएस का नियंत्रण अजीत डोभाल कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं किस तरह से खौफजदा है पाकिस्तान हमारे एनएसए को लेकर।